हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो आज से आपकी केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट कीजिए। तो फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमें कमेंट भी किया और मैसेज भी किए व्हाट्सएप पर कि सर कब से केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का तो आपने स्टार्ट कर दिया है, तो बिल्कुल हम आज से ही आपकी केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं हमें, कम से कम मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक कॉपी एक पेन लेकर अच्छे से बैठ जाइए। अब पूरी तरीके से बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं, तो समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो सपोर्ट भी तो आप ही कर सकते हैं ना। तो जितना ज्यादा हो सके उतने अपने सभी दोस्तों के पास, अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनके पास, कोचिंग के जो दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उनसे कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। यहाँ पे एक न्यू बैच स्टार्ट हो गया है बेसिक लेवल से। ठीक है ना। चलिए, इतना आप कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे, ये तो सब जानते हैं। चलिए जी, तो यहां से हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलियन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब बोर्ड एग्जाम 2027 को देखते हुए हम आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले विलियन जो चैप्टर का नाम है हमारा, तो सबसे पहला तो यही हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज विलियन, मतलब व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो विलियन क्या होते हैं, तो अगर मैं विलियन को बताऊं, ठीक है, कि विलियन किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि कोई भी, मतलब जब दो पदार्थ, देखिए, जब दो जब कम से कम, मतलब दो पदार्थों का होना आवश्यक है। तो जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, और ये समांगीय मिश्रण बनाएंगे, समांगी मिश्रण होते हैं, तो उसी को हम विलियन कहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। मतलब जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, तो मिलकर जो मिश्रण बनता है वो समांगीय मिश्रण अगर होगा, तो वही हमारा क्या होगा, वही समांगीय मिश्रण विलियन कहलाएगा। समझ रहे हैं। जैसे सपोर्टेड, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, जैसे कि पानी हो गया, चीनी हो गया और प्लस नींबू हो गया, ठीक है। तो पानी, चीनी और नींबू, इन तीनों को हमने क्या किया है, मिक्स किया है। तो जो यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं, तो उसके बाद जो मिश्रण यहाँ पे तैयार हुआ है वो कैसा मिश्रण होगा, वो समांगीय मिश्रण होगा। और वही समांगीय मिश्रण को हम क्या कहेंगे, वही समांगीय मिश्रण को हम विलियन कहते हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। बोल देंगे कि नहीं, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप बोल देंगे। चलिए, तो विलियन आपका टॉपिक क्लियर हुआ ना। हाँ, एक चीज डाउट आ रहा होगा आपको, मैं जानता हूं, इतना तो मतलब पढ़ाने से लगभग 4 साल से स्टडी करा रहा हूं, तो फिलहाल इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि स्टूडेंटों को डाउट ये आ रहा होगा कि सर पानी, चीनी, नींबू ये सब समझ लिए, परंतु समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं, यही हमें समझ में नहीं आया। इस समांगीय मिश्रण कैसे पता चलेगा कि वो समांगीय मिश्रण है या कोई अदर मिश्रण है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, दो मिश्रण होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगीय मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगीय मिश्रण। तो ये दो हमारे पास मिश्रण होते हैं, एक समांगीय मिश्रण, एक विसमांगीय मिश्रण। देखिए, सिंपल सा अगर मैं आपको कहूं ना, तो हम देखकर जो पदार्थों को हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस पदार्थ को ही हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। और विसमांगीय मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं।
जैसे आपको मैं दो एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं, यहाँ पे समझिएगा बाबू। पहले यहाँ पे समझिए बात को। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे नीचे ही दे दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं एक हमने एक बर्तन लिया या एक ग्लास हमने लिया। इस ग्लास में हमने पानी को और चीनी को घोल दिया, ठीक है। एक ग्लास और हमने लिया, इसमें हमने पानी को और दूसरा नमक को घोल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पानी चीनी घोला है, दूसरे में हमने पानी नमक घोला है। अब मान लेते हैं सपोज डेट एक ग्लास हमने कांच का लाया, उसमें दोनों ये घोल है, और हमने एक टेबल पे जाकर रख दिया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है वो पहले जानता नहीं है कि उसमें नमक मिला है या चीनी। अब उसको कहा जा रहा है कि ये बताइए, देख कर केवल बताना है कि किसमें चीनी मिला है और पानी में किसमें के साथ नमक मिला हुआ है। तो क्या कोई व्यक्ति देख कर केवल बता सकता है कि किसमें चीनी मिला है किसमें पानी? तो नहीं बता सकता। जब कब बताएगा? जब उसको टेस्ट करेगा, उस ग्लास को एक सिप लेगा, जब इसको टेस्ट करेगा तब उसको पता चलेगा कि अगर मीठा लग रहा है तो इसमें चीनी है, खट्टा लग रहा है तो इसका मतलब नमक है। बताइए मैं सही कह रहा हूं कि नहीं जी? कह रहा हूं ना। तो ये क्या है? पानी और चीनी का मिश्रण ही है। तो एक ऐसा मिश्रण है जिसको हम देखकर, हम इन दोनों को देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, ठीक है। टेस्ट करेंगे तब मालूम चलेगा। तो ऐसे मिश्रण को ना हम समांगीय मिश्रण कहते हैं, जिसको हम देखकर नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, ठीक है। अब दूसरा विसमांगीय मिश्रण को हम बता दें तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक बर्तन हमने ले लिया, इस बर्तन में हमने सपोर्टेड पानी को रख दिया, अब पानी के साथ इसमें हमने बालू को घोल दिया, बालू घोल दिया। अब आप ही बताइए, पानी के साथ अगर आप रेत को डाल देते हैं पानी में एक ग्लास में, तो आप देखकर नहीं बता देंगे कि पानी में रेत है या पानी में मिट्टी है, या पानी के साथ अगर ऊपर आप तेल उसमें डाल देते हैं तो तेल पानी से अलग ही रहता है, तैरता रहता है, तो तेल को भी बता देंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे दोस्त? तो ऐसा मिश्रण जिसको हम देख कर बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। अब विसमांगीय मिश्रण कभी भी विलयन नहीं हो सकता। समांगीय मिश्रण जो होता है वही विलयन होता है। मतलब जिसके जैसे विलयन के एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं? पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, पानी चीनी नींबू का मिश्रण, पानी और एल्कोहल का मिश्रण, ठीक है, पानी और सोडा का मिश्रण। क्योंकि सोडा को भी अगर पानी में मिला दे तो हम देखकर नहीं बता सकते जब तक कि टेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। आशा करता हूं कि ये डीप में आप समझ गए हैं। तो फिलहाल इतना समांगी विसमांगी उतना नहीं जाना है, केवल इतना याद रखिए कि विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि समांगीय मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो वो समांगीय मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि कौन कौन सा पदार्थ मिला है, वो विसमांगीय मिश्रण होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंटों को आसानी से विलयन समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो पहले बेसिक लेवल से ही हम लेकर चलेंगे। तो इसका उदाहरण तो देना अनिवार्य है ना, तो उदाहरण हम दे देते हैं जी। उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा? उदाहरण जैसे हो जाएगा पानी प्लस चीनी का मिश्रण। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि पानी प्लस नमक का मिश्रण। तीसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं पानी प्लस चीनी प्लस नींबू का मिश्रण। नींबू मतलब समझ रहे हैं? नींबू ही नहीं ऊपर का, मतलब एक नींबू खड़ा सा नहीं, मतलब नींबू का रस, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया, ठीक है। अलग हम एग्जांपल दे सकते हैं कि पानी प्लस एल्कोहल, एल्कोहल का मिश्रण। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? ईटीसी में लिख दे रहा हूं। अदर बहुत सारे इस तरीके से और भी बहुत सारे इत्यादि एग्जांपल हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं इतनी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जैसे ही हमने विलियन पढ़ लिया ना, तो विलियन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। मोस्टली हम 5 प्रकार हमारे इस सिलेबस में है, 5 को हम जानने वाले हैं।
कौन कौन से हैं? तो देखिए विलयन के घटक के आधार पर, घटक मतलब ये हमारे पानी है, ये चीनी है, ये दो घटक हैं। इसमें कितने हैं? तो दो घटक हैं। इसमें कितने हैं? एक घटक, दो घटक, तीन घटक। तो इस विलयन में तीन घटक होंगे। तो इसी प्रकार घटकों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो पांच प्रकार के, यहाँ पे सॉरी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी केवल विलयन के घटकों के आधार पर हम कह रहे हैं। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है हमारा विलायक, सॉरी विलेय, एक होता है हमारा विलायक। अब विलेय विलायक कौन है, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। विलेय कौन है, अब विलायक कौन है, ये थोड़ा समझिएगा। जैसे कि एक हम यहाँ पर मिश्रण ले लेते हैं। अच्छा, आप समझ रहे विलयन के घटक का मतलब क्या है? मतलब समझे, मतलब घटक का मतलब ये होता है ना कि जिससे वो मिलकर, मतलब विलयन जिससे मिलकर बना होता है, वो जिससे मिला ना वही उसका घटक है। जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट कि हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं जैसे एक बर्तन है, बात को समझिएगा। बर्तन है, तो मान लेते हैं हम शरबत बना रहे हैं, तो इसमें मोस्टली हम चलिए पानी ले लेते हैं और चीनी हमने ले लिया, तो ये हमारा एक विलयन तैयार हो गया। पानी और चीनी ले लिए तो विलयन तैयार हो गया, मतलब शरबत तैयार हो गया। तो ये विलयन दो चीजों, दो घटकों से मिलकर बना है, एक पानी है, एक चीनी है। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स ये आते हैं कि उसमें से कौन सा घटक विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा। तो मैं आपको बता दूं, जाहिर सी बात है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लेते एक विलयन बना रहे हैं, तो पानी और चीनी इसमें है। तो ये बताइए पानी की मात्रा मान लेते हैं, पानी कभी भी चीनी से तो अधिक ही नाम लेंगे, तो इसलिए जो मतलब ये अधिक है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये चीनी जो है वो कम है। अब कितना कम है ये सब हम नहीं बता रहे हैं, मतलब ऐसे हम मान लेते हैं कि पानी अधिक है और चीनी कम है। तो ये आप याद रखेंगे कि किसी विलयन में जो पदार्थ जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, उसी को हम विलायक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, उसी को हम विलेय कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब बताइए, आपको समझ में आ गया ना कि किसी, अगर कोई परिभाषा आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि विलयन के दो घटक होते हैं, और वो उसमें वो कैसे करेंगे? तो आप बताएंगे किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा वही हमारा विलायक होगा, और जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो हमारा विलेय होगा। तो चलिए विलेय का यहाँ पे परिभाषा हमने क्या लिखा है कि किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसी को हम विलेय कहते हैं। ठीक है, और विलायक किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो बताइए ये भी आपको समझ में आ गया ना? सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। अच्छा, कभी कभी यह तो है, मान लेते हैं सपोज दैट कुछ कभी कभी उल्टा भी होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक बर्तन हमने ले लिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डीप में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर हो सकते हैं आपको आगे मिले, और अलग अलग टीचर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं एक पानी है, एक आपके पास मान लेते हैं चीनी है। अब मान लेते हैं पानी आपने ले लिया 1 लीटर। पानी आपने ले लिया 1 लीटर, और आपको चीनी दे दिया गया कि 2 किलो चीनी इसमें घोल दिया जाए। तो पानी 1 लीटर आपने लिया, चीनी 2 लीटर, 2 केजी हो गया है। तो ये बताइए इसमें कौन अधिक होगा, पानी या चीनी? तो अब तो अधिक मात्रा पानी की हो गई ना, ये वाला अधिक हो जाएगा। चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी, और पानी की मात्रा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो हमने पहले ही कहा है कि जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाएगा? वही विलायक कहलाएगा। तो अब यहाँ पे विलायक चीनी हो जाएगा, और जो कम मात्रा में होगा वो हमारा विलेय होगा। तो ये हमारा विलेय हो जाएगा, जो पानी है। समझ में आया बाबू? ये बातें हैं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि इसकी संभावना लगभग मैं कह सकता हूं ना के बराबर है। 99% ऐसी संभावनाएं हैं कि नहीं है ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है, परंतु हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घुमाने के लिए भी पूछ दे, या आपसे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या है।
ऐसे फिलहाल तो पानी ही विलायक होता है और चीनी ही विलेय होता है। ऐसी संभावनाएं ना के बराबर ही हैं, बट फिर भी हमें बताना कर्तव्य था, फर्ज था, तो वह हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए जी, अगला हमारा आता है विलियन। हमने समझ लिया, विलियन के दो घटक भी हमने जान लिए। अब हम जानेंगे विलियन के प्रकार। अब विलियन कितने मतलब सॉल्यूशन होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो विलियन के कितने 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है हमारा तनु विलियन, दूसरा है हमारा सांद्र विलियन, तीसरा है संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन। तो ये हमारे विलियन के प्रकार हैं। अब चलिए इनको अच्छे से हम समझा देते हैं। तो तनु विलियन का मतलब क्या होता है? तनु विलियन, तनु मतलब समझते हैं, तनु मतलब होता है पतला। तो कोई ऐसा विलियन हो जो पतला हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? तनु विलियन कहेंगे। तो ये एक बात हमको बताइएगा आप, जैसे मान लेते हैं बाबू, बात को समझिएगा। मान लेते हैं एक बर्तन है, ठीक है। अब इस बर्तन में आपने पानी को लिया है और आपने चीनी को ले लिया है, ठीक है। और सपोज इट आप जैसे कि चीनी और पानी का जैसे पाग किया जाता है, पाग मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको गर्म जब किया जाएगा, इसका रस बनाया जाएगा गर्म करके, ठीक है। तो जब पानी और चीनी को आप मिलाते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो अगर मान लेते हैं पानी और चीनी को गाढ़ा हमें करना है, सांद्रता उसकी बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं? चीनी की जो मात्रा है वो अधिक लेते हैं। तो जब चीनी की मात्रा हम अधिक लेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा? वो मतलब जो विलियन बनेगा ना, वो हमारा सांद्र हो जाएगा, विलियन गाढ़ा हो जाएगा। अगर वही हम चीनी को, पानी की मात्रा अधिक ले लें और चीनी की मात्रा हम कम कर देते हैं, तो जो विलियन जो तैयार होगा वो पतला तैयार होगा, पतला होगा। समझ रहे हैं ना? ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा, पतला होगा। जब चीनी की मात्रा कम होगा, पानी ज्यादा होगा। तो लड़कियां ज्यादा विशेषकर समझ रही होंगे इस बात को। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने पानी और चीनी लिया हुए हैं और चीनी की मात्रा जब कम होता है, ठीक है, तो उस समय पर जो विलियन होगा वो पतला होगा। अब पतला ही होना ही तनु विलियन कहलाता है। समझ गए हैं? ये बातें हैं। तो अब आप कैसे बोलेंगे? तो देखिए, आप थोड़ा किताबी लैंग्वेज में बोलना, हमें लिखना भी तो है। तो चीनी क्या है जी? इतनी बेसिक बात हम जानते हैं कि जब चीनी कम मात्रा में होता है, मतलब पानी क्या है, हम इतनी जानते हैं कि पानी क्या है? विलायक है। और चीनी क्या है? विलेय है। तो इसका मतलब हम विलेय की ही मात्रा तो कम हम ले रहे थे ना, कम तो विलेय की मात्रा ले रहे थे। तो हम परिभाषा ये नहीं कह सकते हैं, क्या कह देंगे? कि ऐसा विलियन जिसमें विलेय विलेय की मात्रा कम होती है, तो उस विलियन को हम क्या कहेंगे? तनु विलियन कहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, तो उस विलियन को तनु विलियन कहते हैं। तो यही हमने लिखा है, ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, कम होती है, तनु विलियन कहलाता है। समझ गए आप? आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब जस्ट इसका अपोजिट हम करते हैं, वो सांद्र विलियन। सांद्र मतलब होता है मोटा, इसको मोटा विलियन चाहिए, गाढ़ा विलियन चाहिए, सांद्र विलियन वही कहते हैं। जैसे कि कब सांद्र विलियन होगा जी? तो देखिए, जब मान लेते हैं कोई विलियन है, पानी और चीनी हम लिए हुए हैं, तो जब हम क्या करते हैं, पानी जितना है उससे भी ज्यादा हम चीनी को डाल देंगे। तो चीनी, देखिए हमने पहले ही कहा था, चीनी क्या है? एक विलेय है और पानी एक विलायक है। भले ही अधिक भी मात्रा हो जाएगा, तब भी जाकर हम क्या मानेंगे? चीनी विलेय ही होगा, ठीक है ना? वो संभावनाएं जो अभी हमने बताया था पीछे, वो ना के बराबर ही है, ना ही है, यही समझिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब चीनी की मात्रा पानी से अधिक हो जाएगा और गर्म हम करेंगे, तो वो ज्यादा चिपचिपा होगा। चिपचिपा होगा कि नहीं होगा जी? चिपचिपा होगा, गाढ़ा हो जाएगा ज्यादा, वो जो रस हो तैयार होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि चीनी की मात्रा अधिक करने का मतलब है कि जब विलेय की मात्रा, हम क्या कर रहे हैं? विलेय की मात्रा हम अधिक कर दे रहे हैं। तो वह विलियन जिसमें विलेय की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा है वो अधिक होती है, तो उस विलियन को ही हम क्या कहेंगे? सांद्र विलियन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, उस विलियन को सांद्र विलियन कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे।
तो यही लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ जाइए इतना बेसिक बात कि तनु विलयन मतलब होता है पतला विलयन, सांद्र विलयन मतलब मोटा विलयन, गाढ़ा विलयन। ठीक है, चलिए जी, इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि समझ में तो आ ही गया होगा, अब इतना भी हार्ड नहीं है। और मैं कोशिश तो ये कर रहा हूं कि आपको आसानी से मैं समझाने का प्रयास में कर रहा हूं, ठीक है, कि आपको हार्ड ना लगे। इसलिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं गांव टाइप का, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगला आता है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, संतृप्त, संतृप्त से हमें स्पष्ट हो रहा है, संतृप्त है, संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो हैप्पी है जी, उसको जितना चाहिए उतना उसको मिला हुआ है, तो वो संतृप्त है। तो संतृप्त मतलब होता है संतुष्ट होना। तो ऐसा विलयन जो जितना, मतलब ऐसा विलयन जो संतुष्ट है वही संतृप्त विलयन होगा। परंतु हम ऐसे तो कहेंगे नहीं, तो कैसे संतुष्ट होता है ये भी थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बर्तन है, बाबू ये समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहूंगा ध्यान पूर्वक समझिएगा। मान लेते हैं सपोज डेट कि एक बर्तन हमने ले लिया, इसमें हमने पानी ले लिया। चलिए पानी को अब सीधा हम विलायक लिखते हैं, पानी को विलायक लिखते हैं। अब विलायक मतलब के दिमाग में होना चाहिए पानी है। अब विलय का मतलब चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे विलय हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप बेसिक समझ गए। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं सपोज एक बर्तन में विलायक और विलय आपने लिया हुआ है। तो विलायक मतलब इतना तो याद हुई होगा कि ये पानी है, और ये आपका चीनी ही हम मान लेते हैं, या नमक आप मान सकते हैं। चलिए कोष्ठ में हमने लिख दिया। हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं 1 लीटर, ये 1 लीटर, 1 लीटर ये क्या है, पानी है। तो 1 लीटर पानी की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो अपने अंदर कितने ग्राम चीनी को घुला सकता है। सबकी एक क्षमता होती है ना, एक कैपेसिटी होती है, कि मान लेते हैं 1 लीटर पानी है तो वो 500 ग्राम चीनी को अपने अंदर तो घुला लेगा, परंतु उससे ज्यादा अगर हुआ चीनी तो वो घुलाएगा नहीं, चीनी नीचे ही, नीचे की तल पर बैठ जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है जी, बिल्कुल होता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो विलायक है ना, 1 लीटर अगर पानी हो तो वो कितना, मान लेते हैं 250 ग्राम, वो 250 ग्राम वो क्या कर सकता है, चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। अच्छा, 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर भी तो लिख सकते हैं ना, इस तरीके से 1000 ml लिख देते हैं मिलीलीटर में, जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ग्राम में ले रहे हैं तो इसको भी मिलीलीटर में ले लेते हैं। तो मतलब ये हमारा कहने का मतलब था कि पानी अगर 1000 ml हो तो उसको क्षमता है इस पानी की कि वो अपने अंदर 250 ग्राम चीनी को घुला सकता है, इससे अधिक होगा तो नहीं घुला पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि विलायक की क्षमता जितना ही, अगर हम विलय को घोलें, विलायक की जितनी क्षमता है उतना ही हम इसमें विलय को घोलें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं एक बर्तन है, एक बर्तन है, अब बात को समझिएगा, इसमें पानी हमने भरा हुआ है। अब पानी कितना है, पानी मान लेते हैं 1000 ml है। हमने इसमें 250 ग्राम, हमने इसमें 250 ग्राम ही चीनी को घोला, 250 ग्राम ही चीनी को हमने इसमें घोला। तो पानी क्या है, विलायक है। तो विलायक के क्षमता जितना ही हमने क्या घोला है, विलय को घोला है। तो अगर पानी की क्षमता जितना ही हम इसमें चीनी को घोलेंगे तो वह जो विलयन तैयार होगा उसी को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। समझ रहे हैं। तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे, कहेंगे कि ऐसा ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता जितना ही विलय घोला जाए, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो वही लिखा गया है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता जितना ही विलय घोला जाए तो है, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बताइए आपको समझ में आ गया ना। जैसे एक एग्जांपल हम आपको प्रैक्टिकली देते, जैसे अपने आप को आप मान लीजिए कि आप विलायक हैं,
आप खाना खाते हैं तो रोटी को मान लीजिए कि रोटी विले है, तो आपकी क्षमता है होगी कि आप 4 रोटी खा सकते हैं। तो 4 रोटी अगर आप खाने की क्षमता है और आपको 4 रोटी ही दिया गया, तो इसका मतलब आप संतृप्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो वही बात है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको मिला, तो वो आप संतृप्त हो गए, तो वही संतृप्त विलयन है। कि विलायक को क्षमता थी कि 250 ग्राम इसको चाहिए चीनी, और 250 ग्राम ही इसको विलायक को विले दिया गया, तो इसका मतलब वो विलयन जो तैयार होगा संतृप्त विलयन तैयार होगा। ठीक है, चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं। अगला हमारा आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक और बात मैं बता दूं, कहीं आप कंफ्यूजन में, या कंफ्यूजन को छोड़िए, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे सिर्फ मजा नहीं आ रहा है। तो अगर मजा लेने आए हैं दोस्त, तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई मजा नहीं है, पढ़ाई एक सजा है, पढ़ाई एक जिम्मेदारी है, और पढ़ाई आपको अभी सजा लगेगी ही लगेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ इंजॉयमेंट आप नहीं करा रहे हैं सर, तो मैं कहूंगा सिंपल सी बात है दोस्त, कि यहाँ पे मैं मजा देने नहीं आया हूं। मजा ज्ञान मजा नहीं है, ज्ञान एक अनुशासन से हमें ग्रहण करना होता है। समझ रहे हैं? तो ज्ञान को हमेशा अनुशासन के साथ सीरियस होकर ही बैठकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैं इतना कहूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ नौटंकी नहीं या इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, लड़कियों वाला या लड़कों वाली ये सब बातें मैं नहीं करता हूं। मैं सीरियस आया हूं, मैं चाहता हूं कि 1 घंटा ही विशेषकर आप दे दिन में, तो 1 घंटा ही सीरियस होकर दे दे। मैं ज्यादा आपसे डिमांड नहीं करता। मैं कहता हूं कि मान लेते 24 घंटे हैं, मेरा ये 45 मिनट की क्लासेज है, 45 मिनट आप चुपचाप बैठे हैं तो चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर लीजिए सीरियस होकर। ये 45 मिनट ही आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट दे देगा। समझ तो रहे होंगे ना? चलिए जी, जो समझ रहे हैं उनको भी शुक्रिया, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त, आपको जैसा लगे, बट मैं चाहता हूं सीरियस होकर ही पढ़ाई करें। अदरवाइज मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही, आपकी हौसला अफजाई से ही ये चैनल चल रहा है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो मैं भी निराश होऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट जैसे पहले भी सपोर्ट किए हुए हैं, वैसे ही आप भी सपोर्ट करें, आप भी मेहनत करें, आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, यही सब मेरी सोच है जी। चलिए, कोई नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब कि वह विलयन जिसमें विलायक की जितनी क्षमता थी उतना ही विलेय घोला गया, तो संतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन का मतलब होता है विलायक की जितनी क्षमता है उससे क्या होगा, उससे कम विलेय घोला जाएगा। तो विलायक की क्षमता से कम विलेय अगर घोला गया, कम विलेय घोला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको खाने की रोटी क्षमता है कि 4 रोटी आप खा सकते हैं, और आपको मात्र 2 रोटी दिया गया, तो आपकी क्षमता से आपको कम रोटी दिया गया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की क्षमता से क्या हो, कम विलेय अगर घोला जाता है, तो वो असंतृप्त विलयन हो जाएगा। अगला अंतिम हमारा आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन मतलब होता है कि अगर आप एक व्यक्ति हैं, अति अति मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो मान लेते हैं आप एक व्यक्ति है, आपको 4 रोटी खाने की क्षमता है, और आपको दे दिया गया 6 रोटी या 5 रोटी, तो आपकी क्षमता से आपको ज्यादा दे दिया गया, तो वो अति हो जाएगा। तो वही हमारा क्या होगा? अति संतृप्त विलयन होगा। तो इसको परिभाषा क्या बोलेंगे? कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक के क्षमता से अधिक अधिक विलेय घोला गया, अधिक विलेय घोला गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ आसानी से हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए, आज से ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप वीडियो देख रहे हैं।
और समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, ये मैं कहूंगा सभी क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अभी से ही आप तैयार कर लीजिए। ये क्या है जी? हमारा है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है और इसकी नियमों की सीमाएं आपको बताना होता है। तो चलिए हेनरी का नियम क्या होता है हम समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया हेनरी के नियम के अनुसार क्या बात बताया गया है समझिएगा। लिखा गया है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैसों की द्रव में घुलनशीलता, गैसों की द्रव में घुलनशीलता या घुलनशीलता को ही हम विलयता कहते हैं, गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के जो दाब है उसके समानुपाती होता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा 5 मिनट आप हमें समय देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे मान लेते हैं सपोजेट ये एक बर्तन हमने ले लिया है, एक बंद बर्तन। ठीक है, अब इस बंद बर्तन में हमने क्या घोल दिया है, यहां तक, या मैं यूं कहूं, ऐसे नहीं बताता हूं। एक बंद बर्तन नहीं लिए हैं हमने, एक इस तरीके से बर्तन हमने ले लिया है जो ऊपरी परत खाली है अभी। ठीक है ना बाबू, यह बात आप याद रखेंगे, ये बंद बर्तन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहां तक हम क्या घोल देते हैं, यहां तक हम पानी को घोल देते हैं। यहां तक हमने क्या घोल दिया, यहां तक मतलब क्या हमने कर दिया, इसमें हमने द्रव को घोल दिया। द्रव घोलना नहीं मतलब द्रव यहाँ पे है। ठीक है, पानी के सबसे बर्तन में सबसे नीचे हमने पानी को डाल दिया। पानी मतलब द्रव होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब उसके ऊपर पानी के द्रव के जस्ट ऊपर हमने यहाँ पर गैस को भर दिया। अब यहां तक हमने क्या कर दिया, यहां तक हमने फिर इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने गैस को भर दिया। गैस को भर दिया, गैस को जैसे ही भर कर इसमें हमने पिस्टन लगा दिया। ये हमने क्या कर दिया, इसमें हमने पिस्टन को लगा दिया है। ये आप अगर समझ रहे होंगे पिस्टन क्या होता है, तो ये हमने पिस्टन को यहाँ पर लगा दिया है। ये हमने एक पिस्टन को यहाँ पर लगा दिया है इस तरीके से। ठीक है, पिस्टन से, जिससे कि ये गैस बाहर ना निकले, इसलिए लगा दिए हैं। पिस्टन समझते हैं आप, जैसे कि आप साइकिल में साइकिल चलाते ही होंगे या चलाए ही होंगे, तो साइकिल में आप हवा भरते हैं पंप से। पंप से आप हवा भरते हैं ना, जाएंगे तो कहेंगे साइकिल में हवा भरने के लिए, तो एक मिलता है पंप। तो आप देखते हैं कि साइकिल में एक पंप को हम जैसे ही दबाते हैं तो हवा जाता है, तो वही है पिस्टन जी। इसको हम, इसको चाहे ना, तो ये जो हमारे पास ये जो पिस्टन है, इसको हम दबा भी सकते हैं, और जितना दबाएंगे ये गैस है ना, अब मान लेते हैं इस पिस्टन की सहायता से हम इस पर दाब लगाते हैं। इस पर हम क्या लगाते हैं, इस गैस पर हम दाब लगाएंगे। तो दाब लगाएंगे तो इस गैस के अणुओं के बीच तेजी से गति होगा, और जब गति होगा तो ये गैस जो है ना, गैस जो है वो द्रव में घुलेंगे। तो गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होती है, गैसों की द्रव में गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता है ना, वो गैस पर लगाया गया ये जो दाब है इसी के समानुपाती होता है। गैसों के द्रव में जो घुलनशीलता है, गैसों की द्रव में घुलनशीलता है, वो गैसों पर लगाए गए दाब के ही क्या होता है, गैसों पर लगाए गए दाब के, गैसों पर लगाए गए दाब के क्या होता है, गैसों पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। परंतु एक इसमें कंडीशन उसने क्या रखा है हेनरी ने, कि यहाँ पे जो ताप होगा ना, ताप, जो ताप होगा वो स्थिर रहना चाहिए। स्थिर मतलब नियत होना चाहिए। मतलब नियत का मतलब मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, तो 25 ही हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, बात को आप समझे हमने क्या बताया। ये बताइए, इस गैस पर अगर हम दाब लगाएंगे, ऊपर से इस पिस्टन को दबाएंगे, तो जब इस पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये गैस द्रव में घुलेगा कि नहीं घुलेगा जी, गैस जो है पानी में घुलेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता है ना, वो इस गैस पर लगाए गए दाब के ही समानुपाती होता है। मतलब क्या है इसका, तो मतलब है कि जितना हम दाब लगाएंगे उतना घुलनशीलता बढ़ेगी,
अगर हम इस दाब को और ज्यादा, इस गैस पर हम दाब लगाएं, इसको और ज्यादा पिस्टन को दबाएंगे, जितना हम इस पिस्टन को दबाएंगे ये गैस द्रव में उतना ही ज्यादा घुलेगा। यही तो मतलब है। तो चलिए अब हम नियम याद करा देते हैं। नियम आप क्या कहेंगे? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। एक बार और सुन लीजिए। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। बताइए, क्लियर हो गया आपको? तो यही लिखा गया है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैसों की द्रव में घुलनशीलता, घुलनशीलता कहें या विलयता कहें, घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती, गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में यहां तक आ गए होंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखेंगे। अब घुलनशीलता को हम m से दर्शाते हैं सांकेतिक रूप में, और इसको यहाँ पे ये हमारा दाब है, इसको p से दर्शाते हैं। तो ये हमने इतना लिख दिया और संकेत रूप में। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। m इक्वल टू, ये अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल टू का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है k, और ये जो p है तो ये p हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा इतना, ये हमारा एक क्या मिलता है? एक समीकरण हमें यहाँ पे मिलता है। अब जहां पर ये m क्या है तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, या यहां से लिखने से अच्छा है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। m क्या है? m है घुलनशीलता। किसकी घुलनशीलता? गैसों की द्रव में घुलनशीलता है। कि यहाँ पे p क्या है? तो p है दाब। अब किसका दाब है? तो गैस का दाब है। यहाँ पे k क्या है? तो समानुपाती नियतांक है। नियतांक को स्थिरांक भी कहते हैं। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों लाइन लिखिएगा, साइड में ये फिगर बना लीजिएगा, और फिर यहाँ पे ये दर्शा दीजिएगा जहां ये है। ठीक है, इतना आप कर ही लेंगे। और अदरवाइज अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप हमारी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो फुल नोट्स है उसको ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको सब बताया गया है। तो उस फुल नोट्स को लेकर आप स्टडी अपना कर सकते हैं। चलिए अगला आता है, हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या होती हैं? तो सीमाएं अगर क्या होती हैं तो ये जान लीजिए। सीमाएं मतलब समझते हैं लिमिटेशन, कि ये नियम कब कब काम करेगा, उसका कुछ नियम है, कुछ हम कह सकते हैं कि ये फॉलो करेगा तभी ये नियम काम कर सकता है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। तो वो सीमाएं क्या है? तो सबसे पहली सीमाएं हैं कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कह दिया कि गैस पर जो दाब हम लगा रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा भी होगा तो क्या हो जाएगा? ये नियम फ्लॉप हो जाएगा। तो पहला आप समझ गए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि स्थिर ताप रखना है, ताप कम नहीं होना चाहिए, ये बात कह दिया। अगला तीसरी बात कह रहे हैं कि गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो गैस है ना वो द्रव में बहुत कम घुलनशील नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम घुलनशील नहीं होना चाहिए। और गैसों का आणविक अवस्था में घोलने के बाद उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि अगर गैस जो है वो द्रव में घुल गया तो ऐसा नहीं है कि गैस द्रव में घुल गया तो ये अपने आणविक अवस्था को सीधा बदल दे, तो ऐसा भी अगर होगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। तो ये बातें हैं जी। चलिए अगर इसमें से आप अगर तीन को भी आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, छोटा छोटा है तो आपका काम हो जाएगा जी। ठीक है, तो हमने हेनरी का नियम देख लिया, इसकी सीमाएं देख लिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, यह हमारा टॉपिक आज इतना ही हम रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने एक बेसिक इस चैप्टर का आधार रखा है, बेस रखा है कि विलयन क्या होते हैं, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, और इसी में हमने एक नियम भी इंपॉर्टेंट जान लिए, हेनरी का नियम और सीमाएं। मैं आशा करता हूं कि हमारे क्लास 12th के प्रत्येक स्टूडेंटों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और मोस्टली आपका ये कर्तव्य है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं
कि सच में आपको समझ में आया ना, ठीक है, या अगर मुझ में कोई कमी आपको दिखी होंगी, पढ़ाने में कुछ भी कमी अगर हो, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं उसको सुधारने का प्रयास करूं। ठीक है ना, तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लीजिएगा। शाम को हमेशा 7 बजे आपको वीडियो मिलने वाला है। अपने सभी दोस्तों से बता दीजिए पहले ही कि न्यू बैच स्टार्ट हो गया है इस चैनल पे। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, इन तीनों का लिंक है। अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2027 की हम तैयारी अच्छा तरीके से आपको करा सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, केमिस्ट्री का भी लिंक है। हो सकता है ये वीडियो कुछ दिन बाद आप देख रहे होंगे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक आपने हमारी फुल नोट्स नहीं लिए हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि इस फुल नोट्स को लेकर अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से पहले 2-3 महीने 4 महीने आप बेसिक लेवल से तैयारी अपना कर लें, जिससे कि आपको कोई भी आगे परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये आपको हम बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों का नोट्स ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है, और ओनली अगर केमिस्ट्री लेते हैं तो वो 99 में आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन नोट्स, बेहतर नोट्स आपको दिए जाएंगे, और मैं पूरी तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना हम सिंपल आपको पढ़ाते हैं ना, वैसे ही सिंपल आपको नोट्स प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, तो नोट्स लेने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। जैसे ही आप करते हैं तो एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे हर एक चीजों को, तो नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं दोस्त, थैंक यू।